नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल रेखा का समीकरण। हम लोग परिचित हैं किसी बिंदु के निर्देशांक से। मान लीजिए कि कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x y हैं। तो हम देख चुके हैं कि इस बिंदु को निरूपित करने के लिए x अक्ष की दिशा में x दूरी और y अक्ष की दिशा में y दूरी तय करने पर हम इस बिंदु P तक पहुंच पाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सरल रेखा का समीकरण। ये सरल रेखा जो है ये बिंदुओं से मिलकर के बनी है और हर बिंदु इस सरल रेखा पर यदि है तो वो कुछ निश्चित नियम का पालन करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरल रेखा पर बिंदु एक्स वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में जो संबंध होगा वो यदि इस रूप में है जिसमें x की घात और y की घात दोनों एक है, तो वो सरल रेखा को निरूपित करता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं हम। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। अब यदि हम ऐसे मान देखें x और y के जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उदाहरण के रूप में यदि x का मान हमने 0 लिया और y का मान 5 लिया तो 0 प्लस 5 बराबर 5 होता है। इसी तरह से 1 धन 4 बराबर 5 होता है, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। 2 धन 3 बराबर 5 होता है, तीसरा बिंदु हो गया। 3 धन 2 बराबर 5 होता है। इस तरह से हम यदि बिंदुओं को लें और इनको यदि हम ग्राफ पेपर के ऊपर आरेखित करें, जैसे मान लीजिए 0 5, तो 0 5 यानी एक्स अक्ष की दिशा में 0 और वाई अक्ष की दिशा में 5, 0 1 2 3 4 ये बिंदु हो गया। इसी तरह से 1 4 को आरेखित करें, एक्स की दिशा में 1 और वाई की दिशा में 4। इसी तरह से बिंदु 2 3 को आरेखित करें, एक्स की दिशा में 2 और वाई की दिशा में 3। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं को यदि हम ग्राफ पेपर के ऊपर आरेखित करें तो हम देखेंगे कि वो सारे बिंदु मिलकर के एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ये सारे बिंदु जो हैं वो किस तरह के हैं, जो x प्लस वाई बराबर 5 को संतुष्ट करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सारी समीकरणें जो एक निश्चित नियम के द्वारा जिन पर बिंदु को हम ग्राफ पेपर पर आरेखित करें तो वो सारे ग्राफ पेपर के ऊपर एक सरल रेखा के रूप में व्यक्त हों, तो उस समीकरण को हम कहते हैं सरल रेखा का समीकरण। तो व्यापक रूप से हम सरल रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि एक सरल रेखा को हम एक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए सरल रेखा से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं जिनको हमें जानना जरूरी है। तो पहली अवधारणा है प्रवणता की। मान लीजिए कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। तो उस स्थिति में टेन थीटा को हम कहते हैं इस सरल रेखा की प्रवणता और इसको हम m से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि एक सरल रेखा है जिस पर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 स्थित है। ये बिंदु एक जिसको हम x1 y1 से व्यक्त कर रहे हैं, ये बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2 है और हमें इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको इधर समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है, इसका मतलब बिंदु O से यहाँ तक की दूरी x1 है और y अक्ष की दिशा में ये दूरी y1 है। इसी तरह से बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है, इसका मतलब ये हुआ कि O से लेकर के x अक्ष की दिशा में ये दूरी x2 है और ये दूरी y2 है। अब हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज AB, यदि इसको कुछ नाम दे दें तो वो नाम दे सकते हैं, हम C नाम दे सकते हैं। तो इस त्रिभुज में यदि हम देखें तो ये दूरी जो है ये हो जाएगी y2 माइनस y1 और ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। ये पूरी दूरी x2 में से यदि हम x1 दूरी को घटाएंगे तो ये वाली दूरी प्राप्त होगी। इसी तरह से ये पूरी दूरी y2 में से यदि हम ये वाली दूरी y1 को घटाएंगे तो ये अंदर वाली दूरी y2 माइनस y1 प्राप्त होगी। अब इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं ये कोण थीटा है, लंब के स्थान पर y2 माइनस y1 और आधार के स्थान पर x2 माइनस x1 है। तो
टेन थीटा बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो इस तरह से यदि दो बिंदु दिए हों तो उनसे जाने वाली रेखा की प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। आइए इसको उदाहरण में देखते हैं। दो बिंदु दिए हुए हमें 3 माइनस 4 और 5 6। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा की हमें प्रवणता ज्ञात करना है। तो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। सूत्र में हमने मान रख दिया m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 का मान रख दिया हमने 6, y1 का मान रख दिया हमने माइनस 4, तो 6 माइनस माइनस 4। इसी तरह से x2 का मान रखा है 5 और x1 का मान रखा है 3 और इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 5। तो हमने रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली है। अब अगली अवधारणा है कि एक रेखा जिसकी प्रवणता m हो और जो y अक्ष से c अंतखंड काटे तो उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये रेखा हमें दिख रही है और ये रेखा इस तरह की है कि जिस पर एक स्वेच्छ बिंदु यदि हमने xy लिया तो अब हम जानते हैं कि मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी x और y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी y हो तब हम इस बिंदु P तक पहुंच पाते हैं। अब दिया हुआ है कि ये रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तब उस स्थिति में इसकी प्रवणता होगी m बराबर टेन थीटा। ये हमें दिया हुआ है टेन थीटा और ये अंतखंड C काटती है, तो ये y अक्ष से ये वाली जो दूरी है ये y अक्ष पर काटा गया अंतखंड है और ये हमें दिया हुआ है C। तो अब इस त्रिभुज में यदि हम देखें तो ये दूरी y है और ये दूरी C है। तो यदि इस y दूरी में से C दूरी को हटा देंगे तो ये अंदर वाली दूरी हमें प्राप्त होगी y माइनस C और इसी तरह से ये वाली दूरी होगी x। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ये कोण थीटा है, लंब के स्थान पर y माइनस C है और आधार के स्थान पर x है। तो टेन थीटा बराबर y माइनस C अपान x। टेन थीटा को हम निरूपित करते हैं m से, तो m बराबर y माइनस C अपान x। इसको यदि हम हल करें तो y माइनस C बराबर m इंटू x या y बराबर इस c को हम राइट हैंड साइड में लाएं तो y बराबर mx प्लस c। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता हमें ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि वो y अक्ष से कितना अंतखंड काटती है। आइए अब इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष से ऋणात्मक दिशा में 5 अंतखंड काटती है और x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम जानते हैं सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें दिया हुआ है कि ये y अक्ष से ऋणात्मक दिशा में 5 अंतखंड काट रही है, जिन्हें c का मान दिया हुआ है -5 और 30 डिग्री का कोण बनाती है x अक्ष से, जिन्हें प्रवणता हो जाएगी m बराबर 10-30 डिग्री। तो 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो m का मान और c का मान हमें ज्ञात है तो इस समीकरण में हम मान रख सकते हैं। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर m का मान रखा हमने 1/√3x और c का मान रखा है -5। इसको हल किया हमने तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही है ये हमारी अभीष्ट रेखा की समीकरण है। आइए अगली अवधारणा देखते हैं। बिंदु x1 y1 से जाने वाली और m प्रवणता की रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। पिछली बार हमने देखा है अंतखंड के रूप में, अब हम एक निश्चित बिंदु से जाने वाली और जिसकी प्रवणता हमें दी गई है उस रेखा का हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आइए चित्र में देखें हम, ये सरल रेखा है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है और दिया हुआ है इस रेखा की प्रवणता और एक निश्चित बिंदु दिया हुआ है x1 y1। अब हम जानते हैं रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m उसकी प्रवणता है और c अंतरखंड है। मान लीजिए इसको समीकरण हमने एक नाम दिया। अब हम देख रहे हैं कि बिंदु x1 y1 इस सरल रेखा पर स्थित है। जब सरल रेखा पर स्थित है तो ये इस सरल रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी हम x के स्थान पर x1 रख सकते हैं और y के स्थान पर y1 रख सकते हैं। तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमने
x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर y1 रखने पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 इस रूप में हो रही है, y1 बराबर m x1 प्लस c। इसको हमने समीकरण 2 कहा। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 और c से c कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही है ये उस सरल रेखा की समीकरण है जो एक निश्चित बिंदु x1 y1 से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता हमें ज्ञात है। आइए इसको भी हम उदाहरण से देखें। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 3, 4 से होकर जाती है और x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें दिया हुआ है x1 y1 का मान 3, 4 और m यानी उसकी प्रवणता 10, 60 क्योंकि कोण 60 डिग्री का है और ये हमें प्राप्त हो गई √3। अब रेखा का समीकरण हमने रख दिया y माइनस, इस समीकरण में हमने मान रख दिया y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, m का मान रख दिया, x1 y1 के मान रख दिए। तो मान रखने पर हम देख रहे हैं y माइनस 4 बराबर √3 x माइनस 3। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है और ये m का मान है और इसके बाद में इसको हमने हल किया तो y माइनस 4 बराबर √3 का हमने गुणा किया, √3x माइनस 3√3, फिर इस माइनस 4 को दूसरे पक्ष में ले गए और √3x को इस तरफ लाए, फिर हमने चिन्ह बदल करके √3x माइनस y बराबर 3√3 माइनस 4, इस तरह से ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अगली अवधारणा है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 y2 है। तो इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं रेखा बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको समीकरण 1 नाम दिया हमने। और हम साथ ही ये भी जानते हैं कि यदि दो बिंदु दिए हों तो उसकी प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m का ये जो मान है जो हमने समीकरण 2 से व्यक्त किया है उसको समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि हम समीकरण 2 में m का मान रख देते हैं, 1 का मान रख देते हैं, तो y माइनस y1 बराबर ये m का मान हमने रख दिया है समीकरण 1 में, तो x इंटू x माइनस x1। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो गई ये उस रेखा की समीकरण है जो दो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है। अब आइए इसको हम उदाहरण में देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो बिंदु 2, -3 तथा 4, 1 से होकर जाती है। ये x1 y1 के स्थान पर है और ये x2 y2 के स्थान पर है। और हमने अब m का मान ज्ञात कर लिया, m का मान हो गया 1 माइनस y2 माइनस y1, 1 माइनस -3 अपान x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2। इसको हमने हल किया तो 1 माइनस -3 यानी 4 और 4 माइनस 2 यानी 2, इसको हल किया तो 2। तो m का मान प्राप्त हो गया है। अब y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो x1 y1 का मान हमने ये रख दिया, तो y1 के स्थान पर -3 और x1 के स्थान पर 2। इसको जब हमने हल किया तो y प्लस 3 बराबर 2x माइनस 4, या इसको हल किया तो 2x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इसी को हमने x1 y1 माना, क्या इसको यदि हम x1 y1 मान करके सूत्र में मान रखें तो वही उत्तर आएगा? तो निश्चित रूप से वही उत्तर आएगा। तो अब हम चूंकि प्रवणता में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसी को भी आप आगे पीछे ले सकते हैं। यदि हम 4, 1 को x1 y1 माने तो देखते हैं क्या होता है। इस सूत्र में हम मान रखते हैं, अब y1 के स्थान पर 1 रखें और x1 के स्थान पर 4 रखें तो देखते हैं हम क्या मिलता है। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो y1 के स्थान पर हमने 1 रखा, x1 के स्थान पर 4 रखा, और जब हमने इसको हल करके देखा तो हम पा रहे हैं कि हमें वही परिणाम प्राप्त हो रहा है, 2x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम x1 y1 या x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं,
इसको यदि हम x1 y1 मान रहे हैं तो ये x2 y2, और यदि इसको x1 y1 मान रहे हैं तो ये x2 y2। तो किसी भी ढंग से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं और हमारा जो परिणाम होगा वो सेम मिलेगा। अब अगली अवधारणा है, उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो अक्षों से क्रमशः ए और बी अंतःखंड काटती है। तो आइए इसको डायग्राम में देखें। ये सरल रेखा का समीकरण है और ये जो दूरी दिख रही है ये एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड है, और ये जो दूरी दिख रही है ये वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड है। अब चूंकि ये दूरी ए है तो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे a0, और इसी तरह से ये बिंदु दूरी b है जो y अक्ष पर स्थित है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0b। अब हम a0 और 0b से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र में मान रख दिया हमने, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये हमने मान रख दिए x1 y1 के, ये मान रख दिए x2 y2 के, इस सूत्र में मान रखा हमने। और जब हमने इसको सरल किया तो y माइनस 0 यानी y बराबर माइनस चिन्ह आ रहा है माइनस बी अपान ए एक्स माइनस ए, अंदर गुणा किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं ए का गुणा इधर किया ए वाई, और ये माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको हमने हल किया और ए बी से भाग दिया। भाग देने पर हम देख रहे हैं कि बी से बी कट रहा है, यहाँ ए से ए कट रहा है, ए बी से ए बी कट रहा है, तो 1 प्राप्त होगा, और इधर y अपान बी और इधर x अपान ए। तो ये जो समीकरण हमने प्राप्त किया है ये अंतःखंड रूप कहलाता है कि जब हमें x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ज्ञात हो तो हम इस समीकरण का उपयोग करके सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। आइए इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो अक्षों से 3 और 4 अंतःखंड काटती है। तो यहाँ पर a का मान 3 दिया हुआ है, b का मान 4 दिया हुआ है। इस समीकरण में a और b के मान हम रखेंगे। तो ये a और b के मान हमने रखे और उसके बाद में इसको हमने हल किया। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 4x प्लस 3y बराबर 12। तो ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो अक्षों से क्रमशः 3 और 4 अंतःखंड काटती है। अब अगली अवधारणा है, उस सरल रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई b हो और जो लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता हो। आइए इसको पहले चित्र में समझते हैं। ये एक सरल रेखा है, इस पर मूल बिंदु से हमने लंब डाला। ये जो लंब देख रहे हैं आप, ये मूल बिंदु से डाला गया लंब है और इस लंब की लंबाई p है, और ये जो लंब है ये x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है। तब इस स्थिति में हमें इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब ये सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है ये, तो हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। a का मान मालूम है और p का मान मालूम है, तो हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसी तरह से इस त्रिभुज से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। और वो a और b के मान यदि हम इस समीकरण में रख दें, a और b के मान रख दें और उनको हल करें, तो जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो इस रूप में प्राप्त होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और ये लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है। तब अब हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये होगी। आइए इसको भी हम उदाहरण से देखें। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई है और लंब x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी हमें दिया हुआ है p का मान 5 और अल्फा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम जानते हैं रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो हम अल्फा का मान रख देंगे और p का मान रख देंगे। p का मान हमने रख दिया 5, अल्फा का मान हमने रख दिया है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर 5।
cos 30 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2, और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं √3x + y = 10। तो ये रेखा का अभिलंब रूप में हमने समीकरण प्राप्त किया। अब हम इन सारी समीकरणों को देखें तो चाहे हमने किसी भी रूप से समीकरण प्राप्त की हो, तो हम देख रहे हैं कि समीकरण में a का भी गुणांक आ रहा है, b का भी कुछ गुणांक है और कोई कांस्टेंट टर्म भी है। तो हम व्यापक समीकरण इस रूप में लिख सकते हैं ax + by + c = 0। abc के मान धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल में भी हो सकते हैं, बटे में भी हो सकते हैं। तो ये एक व्यापक समीकरण सरल रेखा की हमें प्राप्त हो गई। अब मान लीजिए कि कोई सरल रेखा की समीकरण 3x - 4y + 5 = 0 के रूप में है, और हमने जो अभी तक समीकरणें पढ़ी है वो अंतःखंड रूप में पढ़ी है, y = mx + c के रूप में पढ़ी है, और अभी हमने ये जो समीकरण ज्ञात किया है वो है अभिलंब रूप। तो इस समीकरण को हम तीनों रूप में किस तरह से बदल सकते हैं, तो आइए हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस समीकरण को बदलेंगे अंतःखंड रूप में। तो यदि अंतःखंड रूप में बदलने का तात्पर्य क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरल रेखा अक्षों से कितने अंतःखंड काटती है। तो अंतःखंड रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या करेंगे, हम इस 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये 3x - 4y = -5। फिर दोनों पक्षों में, चूंकि यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो दोनों पक्षों में -5 से भाग लगाएंगे। तो ये 3/-5 - 4/-5 = -5/-5। इसको हमने हल किया तो ये तो हो जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं x/-5/3, 3 को नीचे ले आए हम। इसी तरह से यहाँ पे प्लस चिन्ह हो जाएगा, और y/5/4 = 1। अब हम देख सकते हैं a के स्थान पर हमें प्राप्त हो रहा है -5/3, और b के स्थान पर प्राप्त हो रहा है +5/4। तो हमने इसको अंतःखंड रूप में बदल करके अंतःखंड ज्ञात कर लिए कि x अक्ष से कितना अंतःखंड कट रहा है और y अक्ष से कितना अंतःखंड कट रहा है। अब मान लीजिए कि इसी समीकरण को हम बदलना चाहते हैं y = mx + c के रूप में। इस रूप में बदलने का तात्पर्य क्या है कि हम जानना चाहते हैं कि सरल रेखा की प्रवणता क्या है और वो y अक्ष से कितना अंतःखंड काट रही है। तो आइए देखते हैं इसको। हम देख रहे हैं 3x - 4y को हमने लिखा है -5 के रूप में। फिर इस 3x को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो -4y = -3x - 5, और 4y बराबर हो जाएगा, चिन्ह यदि बदल दें तो 4y = 3x + 5, और 4 से भाग दें यदि तो हम देख रहे हैं y = 3/4x + 5/4। अब हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया m, 3/4 यानी x का जो गुणांक है वो m हो गया, यानी हमने इसकी प्रवणता ज्ञात कर ली, और 5/4 यानी जो y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है। तो हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं कि y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 5/4 है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये अंतःखंड 5/4 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो रूप हमने प्राप्त किया है ये है y = mx + c का रूप। अब तीसरा रूप है अभिलंब रूप। ये 3x - 4y + 5 हमारी व्यापक रूप में समीकरण है, इसको हमें अभिलंब रूप में बदलना है। अब हमें इसको +5 को उधर ले गए तो हमने देखा कि 3x - 4y = -5। अब इस अभिलंब रूप में हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि जो ये राइट हैंड साइड है ये धनात्मक होना चाहिए। तो ये धनात्मक बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसके चिन्ह बदल दिए। धनात्मक क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा p यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, और लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा मिलेगा ये धनात्मक होना चाहिए। तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हमने चिन्हों को बदल दिया, इसको चिन्ह बदल दिया तो ये धनात्मक हो गया 5, और इधर ये ऋणात्मक हो गया। अब इसके बाद में इसको √a² + b² से भाग देते हैं। a का मतलब क्या हुआ, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर -3 है तो -3 का वर्ग, और यहाँ पर b का गुणांक 4 है तो 4 का वर्ग। तो इस फैक्टर से हमें दोनों पक्षों में भाग देना है।
अब यदि इसको हम हल करें तो -3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, तो 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल यानी 5। तो इसको हमने हल किया तो ये 5 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों पक्षों को हमें +5 से भाग देना है। तो हमने भाग दिया, तो ये हम देख रहे हैं -3/5x + 4/5y बराबर 5/5। तो -3/5x + 4/5y बराबर 1। अब इसकी तुलना हमने की x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p से। तो हम देख रहे हैं p बराबर 1, cos अल्फा बराबर -3/5 और sin अल्फा बराबर 4/5। तो इस तरह से हमने अंतःखंड की लंबाई जो मूल बिंदु से डाला गया लंब है उसकी लंबाई हमने ज्ञात कर ली और cos अल्फा और sin अल्फा के मान ज्ञात कर लिए। sin अल्फा और cos अल्फा यदि दोनों ज्ञात हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी प्रवणता भी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसी भी समीकरण को एक व्यापक रूप में यदि समीकरण दिया हो तो उसको हम अभिलंब रूप में भी बदल सकते हैं, y = mx + c के रूप में बदल सकते हैं और अंतःखंड के रूप में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज सरल रेखा का व्यापक समीकरण पढ़ा और अलग अलग इसके रूप हमने समझने की कोशिश की। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।